अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन है। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल देख चुके हैं। हिंदी गद्य के विभिन्न कालों को देख चुके हैं, हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं को देख चुके हैं और संस्कृत साहित्य भी देख चुके हैं। काव्य लक्षण, काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्तियों पर भी प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज की हमारी कक्षा होगी रस पर। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न शिक्षक भर्ती प्रतियोगिताओं में पूछे गए हैं और हमारी आगामी आने वाली टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, कक्षा का प्रारंभ करते हैं इसके पहले प्रश्न से। पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? ए है छंद, अलंकार, गुण, रीति। बी है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। सी है अभिधा, लक्षणा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक। और डी है बिंब, वृत्ति, रसाभास और काव्य दोष। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, रस से संबंधित विकल्प दिए गए हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव में। रस के 4 अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस निष्पत्ति के स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? तो रस निष्पत्ति के स्थायी भाव के अतिरिक्त 3 तत्व माने गए हैं। रस निष्पत्ति के स्थायी भाव के अतिरिक्त 3 तत्व माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव। हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए हैं? तो इसका उत्तर होगा 2 और रस जुड़ गए हैं। हिंदी में संस्कृत के 9 रसों के अतिरिक्त 2 नए रस जुड़ गए हैं, जिसे रसों की संख्या कुछ विद्वानों द्वारा 11 मानी गई है। वस्तुतः विश्वनाथ वात्सल्य को 10वां तथा भानुदत्त ने भक्ति रस को 11वां रस मानते हैं। आचार्य भरत मुनि तथा आचार्य दंडी 8 रस ही मानते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त, मम्मट, आनंदवर्धन, पंडित राज जगन्नाथ और उद्भट इत्यादि ने रसों की संख्या 9 मानते हैं। अगला प्रश्न है, रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र तथा भयानक रस के हैं क्या? अस्थाई भाव हैं। क्या है? रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय। रति श्रृंगार का, हास हास्य का, शोक करुण रस का और रौद्र क्रोध रस का अस्थाई भाव है। रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र तथा भयानक रस के स्थायी भाव हैं। अन्य महत्वपूर्णतः स्थायी भाव हृदय में नित्य विद्यमान भाव है। विभाव आलंबन विभाव, जिसके सहारे स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। उद्दीपन विभाव मनोविकारों को उद्दीप्त करने वाले भाव होते हैं। अनुभाव विभाव के बाद उत्पन्न होने वाले भाव और संचारी भाव अस्थायी भावों के पोषक होते हैं। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? तो ये कथन है राजशेखर का। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, राजशेखर का कथन है। शब्दार्थों ते शरीरम रसात्मा, यह कथन आचार्य राजशेखर का है। काव्य लक्षण की परिभाषा के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण कथनों में शब्दार्थों सहितो काव्यम भामह, शरीरम तवादिष्टार्थ व विच्छिन्ना पदावली दंडी, रीतिरात्मा काव्यस्य वामन, काव्यस्यात्मा ध्वनि आनंदवर्धन, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम क्षेमेंद्र, तददोषौ सगुणौ सगुणावनलंकृति क्वापि मम्मट, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडितराज जगन्नाथ। काव्य शास्त्र के संदर्भ में 9 रस से क्या अभिप्राय है? इसका 9 रस से अभिप्राय 9 रसों से है। काव्य शास्त्र के संदर्भ में 9 रस से अभिप्राय 9 रस से है। ये 9 रस इस प्रकार है, श्रृंगार, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस और वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस तथा शांत रस।
रसो वै सह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, अग्निपुराण, तैत्तिरीय उपनिषद या नाट्यशास्त्र? तो इस रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख या अर्थात रसो वैसह का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद ग्रंथ में इस प्रकार हुआ है। रसो वैसह, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति का प्रतिपादन किया है भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इनके इस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र के अनुसार अनुभावों का विशेष उपयोग अभिनय की दृष्टि से ही होता है। भरत मुनि ने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत सहित कुल 8 रसों को नाट्य में प्रयोग में स्वीकारा है। 9वें रसांत का इसमें वर्णन नहीं है। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो नाट्यशास्त्र में किया है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये कथन है भरत मुनि का। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। रस की संख्या 8 मानी है भरत मुनि ने। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? तो शांत रस को। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता हैं भरत मुनि। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि थे। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख 4 व्याख्याता हैं, भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, भट्ट नायक भुक्तिवाद तथा विनोगुप्त अभिव्यक्तिवाद। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं विभाव। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। रसानुभूति के कारण अथवा रसों को उदित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? 2। विभाव के सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं, उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले मनोविकारों को उद्दीपन विभाव कहते हैं, और आलंबन विभाव जिनका आलंबन करके स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। विभाव के भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन विभाव के भेद हैं। जो विषय, वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भाव को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। जो विषय, वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भाव को उद्दीप्त करे अर्थात उसे तेजी प्रदान करे उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे शांत रस के लिए सत्संग, तीर्थाटन, धर्मोपदेश इत्यादि। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो ये संचारी भाव से है। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, जड़ता, उन्माद आदि भाव संचारी भाव हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते हैं और बिगड़ते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध संचारी भाव से है। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वे हैं अनुभाव। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वे हैं अनुभाव। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वे अनुभाव हैं। मानव मन में स्थायी भाव के जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं भी उत्पन्न होती हैं जिन्हें अनुभाव कहा जाता है। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने या भागने लगे तो उसकी यह शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाएगी। अनुभावों के भेद के विषय में आचार्यों में मतभेद है। भरत ने अनुभावों के 3 भेद किए हैं, वाचिक, आंगिक और सात्विक। भानुदत्त ने इनके 4 भेद माने हैं। उनके नाम भी आचार्य भरत से कुछ भिन्न दिए। ये है कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। तन की चेष्टाओं को कायिक अनुभाव माना जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आश्रय द्वारा भ्रू संचालन, कटाक्षपात आदि क्रियाएं करना कायिक अनुभाव हैं। इन अनुभावों को उत्पन्न करने के लिए आश्रय को यत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें यत्नज अनुभाव भी कहते हैं। इनकी संख्या अनिश्चित है। मन की चेष्टाएं मानसिक अनुभाव कहलाती हैं। अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभाव कहते हैं। मन के भाव के अनुकूल भिन्न भिन्न प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा धारण करने को आहार्य अनुभाव कहा जाता है।
सात्विक अनुभाव वे होते हैं जो सहज स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पन्न होने में आश्रय को कोई यत्न नहीं करना पड़ता, अतः इन्हें अयत्नज अनुभाव भी कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, प्रकंप, वेपथु, प्रकंप को वेपथु भी कहते हैं, वैवर्ण अर्थात रंगहीनता, अश्रु, प्रलय, प्रलय अर्थात मूर्छा। रोमांच किस तरह का अनुभाव है? तो सात्विक अनुभाव है रोमांच। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहते हैं आहार्य। भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य, भोजक, भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, आस्वाद की स्थापना किस व्याख्यार ने की है? तो भट्ट नायक ने भुक्तिवाद की स्थापना की है। आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति तथा इसके व्याख्याकार इस प्रकार है। भट्ट लोल्लट ने उत्पत्तिवाद दिया, जिससे कि अर्थ की निष्पत्ति होती है यानी उत्पत्ति की। संयोग का अर्थ होता है उत्पाद्य उत्पादक संबंध, और ये मीमांसा दर्शन को से संबंधित है। शंकुक ने दिया अनुमितिवाद सिद्धांत। अनुमिति है इसका अर्थ अनुमाप्य अनुमापक संबंध, जो न्याय दर्शन से संबंधित है। भट्ट नायक का है भोगवाद, जिसे भुक्ति कहते हैं या आस्वाद। इसमें भोज्य भोजक संबंध होता है, ये सांख्य दर्शन से प्रभावित है। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, जिसे अभिव्यक्ति कहते हैं, और इसमें व्यंग्य व्यंजक संबंध होता है, ये वेदांत से संबंधित है। इसका भरत मुनि के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति आस्वाद भट्ट नायक ने माने हैं। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो ये तारांकित प्रश्न है। रोमांच, कंप तथा प्रलय सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। रोमांच, कंप तथा प्रलय सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं, जबकि विषाद मानसिक अनुभाव है। अनुभाव के प्रकार कायिक हैं निश्वास, उच्छ्वास इत्यादि। मानसिक मन में हर्ष या विषाद। आहार, कृत्रिम वेशभूषा। वाचिक, वाणी की उग्रता या मृदुता। और सात्विक स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरता, अश्रु और प्रलय हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभव कहलाते हैं। वेपथु सात्विक अनुभाव हैं। वेपथु कैसा अनुभाव है? सात्विक अनुभाव है। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तारांकित प्रश्न है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प सी अर्थात 4 माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। संभवतः विभिन्न विद्वानों में मतभेद के कारण ऐसा किया गया होगा। अनुभाव के 2 भेद होते हैं, ये भी प्रश्न तारांकित है। डॉक्टर हरदेव बाहरी शब्द अर्थ प्रयोग के अनुसार अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कायिक या इच्छित तथा सात्विक या अनिच्छित। इच्छित अनुभाव को साधारण अनुभाव भी कहा जाता है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार अनुभाव के भेद हैं कायिक, मानसिक, आहार, वाचिक और सात्विक। अगला प्रश्न है, ज्यों ज्यों पटु झटकती हटती हसती नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदारहु फगुआ देत बनैन। पंक्ति में अनुभाव है कायिक अनुभाव। प्रस्तुत पंक्तियों में पट वस्त्र का झटकना, हंसना तथा आँखों का नचाना यह इंगित करता है कि यह सारी क्रिया शरीर के अंगों द्वारा हो रही है, अतः यह कायिक अनुभाव है। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव कहा है। आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये स्थिर नहीं रहते और बीच बीच में प्रकट होकर विलीन हो जाते हैं। इनसे अस्थाई भाव की पुष्टि होती है, इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये 33 हैं। देव कवि ने छल नामक एक और संचारी भाव ढूंढ निकाला, जिसे वे 34वां संचारी भाव मानते हैं।
तो इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न या कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।